तो प्यारे बच्चों, आ गया हमारे पास साइंस का मॉडल सेट। शुरू करते हैं इसको और बनाते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है और आपको ये देखना है कि 80 में आपने कितना सही बनाया है, ठीक है ना। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 80 क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम आपसे पूछेंगे भाई आपने कितना सही बनाया, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। एक स्लाइड में मैंने दो क्वेश्चन लिया है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ओके, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? महत्तम होते हैं या निम्नतम होते हैं या सामान्य होते हैं या कोई नहीं होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबक के ध्रुव के पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होता है? जहाँ पे चुंबक के ध्रुव होता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? महत्तम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, प्रवर्धन, संवर्धन, कोई नहीं तो क्या होगा? इसको बोलते हैं आवर्धन। सवाल नंबर 3 है, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? वैसे ज़्यादातर आपसे सवाल पूछता है हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी एल्कोहल का भी पूछ लेता है। तो देख लीजिए एल्कोहल का कितना होगा, तो 1.36 होता है एल्कोहल का। 1.33 तो पानी का होता है ना, जल का होता है। 1.36 होता है एल्कोहल का। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन मतलब जो फोकस को कंट्रोल किया जा रहा है, तो समायोजन कौन करता है? फोकस को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है, या नेत्र लेंस द्वारा होता है, या सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है, या कॉर्निया द्वारा होता है। तो आपको मालूम है ना, हमारी आंखों लेंस के जो फोकस दूरी को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां करता है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? हमारे देश में है ना, जो धारा का धारा उत्पादित होती है वो एसी धारा उत्पादित होती है, एसी प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की थी। फैराडे, इसको आपको जानना है, माइकल फैराडे, इन्होंने बहुत सारी खोज किया। कौन कौन सा यहाँ पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, प्रेरण होगा, विद्युत अपघटन के नियम दोनों। तो ये दोनों नियम जो है किसने किया खोज? फैराडे ने। ओके, माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? धारावाही परिनालिका के, हाँ, धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भाई? तो सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों? देखिए, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे ऑप्शन को, क्योंकि हमें 5 मॉडल सेट बनाना है। तो ये पहला है, ठीक है ना। ऐसे हम और भी बनाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हमारा हो सके, है ना, कम टाइम में ज़्यादा सवाल पढ़ सके। ये हमारा अभी जो रहेगा मनसा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों? स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? प्रिज्म की सहायता से, है ना। प्रिज्म की सहायता से हम लोग स्पेक्ट्रम की प्राप्ति करते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? हमारी आंखों में जो रेटिना है तो उस पर फोटो बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। किसके द्वारा बनता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, पक्षमाभि पेशियां या कचाभ द्रव? बताइए किसके द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ओके, तो ये बनता है नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस के माध्यम से बनता है। लेंस के माध्यम से ही क्या बनता है? उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, कांच की प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है? सारे बच्चे बोलेंगे वेरी गुड। सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है वो किस रंग का होता है बच्चों? तो बैगनी का झुकाव जो है ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपको मालूम है जो लेंस होते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसमें फोकस की अगर संख्या देखा जाए तो 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। वेरी गुड। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोला गया? किसी लेंस में बाहर की ओर ऐसे, ये वाला है ना, 2 उभरे गोलीय पृष्ठ, एक इधर वाला है और दूसरा इधर वाला, तो 2 गोलीय उभरा हुआ है, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। अगला सवाल है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों को नाक का जांच करना है, कान का या आंख का, तो उसके लिए जो है डॉक्टर एक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उस दर्पण का नाम है क्या? अवतल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? फटाफट आंसर देंगे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है।
आप समझिए फ्यूज का जो तार होता है ना वो किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टिन का। किसका? तांबा और टिन मिलाकर के फ्यूज के तार को बनाते हैं, क्योंकि ये मिश्र धातु है, ठीक है ना। तो फ्यूज तार बनता है तांबा और टिन के मिश्रण से। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से नहीं होती, आसानी से मतलब पार नहीं होती, ऐसे बोला गया, जिस पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होती है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे विद्युत रोधी। चालक तो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे विद्युत रोधी बोलेंगे, क्योंकि ये विद्युत को क्या कर रहा? रोक रहा, तो बोलेंगे विद्युत रोधी है, ठीक है। अगला सवाल है, क्या प्रोटीन प्रोटीन लिखा गया जी, सॉरी प्रोटोन होगा, ठीक है ना। क्या प्रोटोन होगा? क्या प्रोटोन आवेश प्रक्रम में भाग लेते हैं? हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चालक में जो आवेश जाता है, जो करंट जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन नहीं जाता है ना, तो ये भाग नहीं लेते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? परिपथ में कोई तार है, कोई परिपथ है, तो इसका दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा, उस विभवांतर को बोला गया। अच्छा, विभवांतर को मापा जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसको किससे मापा जाएगा? वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। और एमीटर से तो विद्युत धारा को मापा जाता है भाई। चलिए अगला सवाल है, किसका अर्थ जल होता है ना? पेट्रो, नाइट्रो, टर्बो, हाइड्रो। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है बाबू? पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अगर किसी तार का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो उसका प्रतिरोध, रेसिस्टर क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो बोलेंगे प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखता है? प्रकाश की वजह से। अगर यहाँ पे लाइट अंधेरा कर देंगे तो पूरा काला काला दिखेगा, समझ आ रहा? आप हमको कैसे देख रहे हैं? मोबाइल में भी लाइट जल रहा है ना, तभी देख पा रहे हैं। मोबाइल में लाइट नहीं जलेगा तो आप हमको भी नहीं देख पाइएगा। तो प्रकाश जो है हमारी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? आप देखते होंगे बच्चों, धूप में जाइएगा पूरा, है ना, पूरा आपको जो है आँख छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि धूप में जाएंगे तो पूरा लाइट आपको मिलता है और आंखों को उतना ही लाइट चाहिए जितना इसको चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अंधेरा में आते हो ना, है ना, मंद प्रकाश मतलब कम जहाँ पर रोशनी, वहाँ पर जब आते हो तो धीरे 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 करके आपको उजाला होना शुरू हो जाएगा। शुरू अंधेरा दिखेगा, फिर उजाला होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन किसके द्वारा होता है बच्चों? ये होता है परितारिका के द्वारा, आइरिस के द्वारा, है ना, आइरिस के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, स्थिर विद्युत में आवेश कैसे होते हैं? स्थिर विद्युत मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई तांबा के तार है, तो जब तक उसमें करंट नहीं डालेंगे आवेश नहीं जाएगा। आवेश वहाँ पे क्या है? स्थिर है, रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा। जब करंट डाल देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तब उसमें आवेश क्या होगा? जाना शुरू हो जाएगा। तो स्थिर विद्युत में आवेश विरामा अवस्था में होता है। विरामा अवस्था मतलब रुका हुआ होता है। दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, मतलब जिसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो ये दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अक्सर देखते हैं जहाँ तालाब होता है, जैसे स्विमिंग पूल देखिए, है ना, एकदम पूरा पानी रहेगा साफ साफ और लगेगा कम गहरा है इतना और लगेगा इतना गहरा है। तो ये कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर कोई आदमी नेत्रदान करता है, ठीक है ना, अगर कोई आदमी क्या करता है, अगर कोई आदमी नेत्रदान करता है तो अगर और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो कितना, मरने के कितने देर तक जो है उसकी आंखें जिंदा रहती है? क्योंकि उतने समय के अंदर अगर निकालेगा तभी वो नेत्र किसी दूसरे आदमी में, है ना, जा सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। तो 4 से 6 घंटा के अंदर के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि आदमी की मृत्यु होने के बाद 4 से 6 घंटा तक आंखें जिंदा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? नीला और हरा अगर मिला देंगे ना
तो बनेगा सियान रंग। सियान रंग कलर है। सियान कलर कैसा होता है, देखिए ऐसा देख रहे हैं, ये कलर जो सियान कलर है इसी को बोलते हैं, यही कलर है सियान, यही सियान कलर ऐसा रंग वाला। तो नीला हरा को मिलाने पर बनेगा सियान कलर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बाबू? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एकदम नजदीक वाला पॉइंट है ये चुंबकीय है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो इसका जो नजदीकी वाला क्या बता रहा है, सॉरी यहाँ से उल्टा हम तो चल गए, ठीक है, यहाँ जगह ना, यहाँ से। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो निकटता है, नज़दीक बिंदु है, वो क्या बताता है? क्षेत्र का मान तो बताता है और उसका डायरेक्शन नहीं बताता है। तो मान और दिशा दोनों बताते हैं कि किधर जा रहा है, ठीक है। ये जो है चुंबकीय रेखाएं किधर जा रहा है वो दोनों बताता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? देखिए ये दर्पण है, तो दर्पण चौड़ा कैसे गिनते हैं? इससे हम चौड़ाई मालूम करते हैं कितना चौड़ा दर्पण है, और इसी को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे बाबू? द्वारक बोलेंगे। नेक्स्ट है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? बताइए, जल कौन, मतलब बोला वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो अगर भस्म को जब पानी में घोलते हैं तो आपको पढ़ा होगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, है ना, OH, हाइड्रोक्सिल आयन भी इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड भी आयन बोलते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं बच्चों? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग भस्म, ठीक है। यस, वेरी गुड। वीडियो को लाइक सारे बच्चे कर देना, मजा आ रहा तो। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता है, मतलब वही होगा कि अम्ल और भस्म से जो रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उदासीन लवण बोलेंगे, या तो बोलेंगे उसको सामान्य लवण। इसको हम उदासीन लवण ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, उदासीन लवण भी बोल सकते हैं या सामान्य लवण बोल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? सबसे पहला यूरिया को किसने बनाया था प्रयोगशाला में? तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए बर्जेलियस नाम का एक वैज्ञानिक है, कि बर्जेलियस ने बोला था क्या, ये मानव जीवन का सिद्धांत दिया था ना, इन्होंने बताया था कि कोई भी आदमी जो है प्रयोगशाला में यूरिया को नहीं बना सकता है, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली तौर पर यूरिया को बनाया नहीं जा सकता है। जितने सारे कार्बनिक पदार्थ है वो सब जैविक शरीर में है, यानी कि जीव जंतु में है, लेकिन अलग से कोई कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकता है। और इसके बाद एक वैज्ञानिक आए वोहलर, उन्होंने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया को बना दिया। यूरिया का सूत्र NH2 है ना, क्या होता है? NH2CO NH2, ये है यूरिया का सूत्र, NH2CO NH2। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? अगर कैल्शियम कार्बाइड को जल से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा एथाइन, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिलीन कहते हैं। तो एथाइन बनता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है बच्चों? एथाइन बनता है। अगला सवाल है बाबू, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भाई बहुत आसान है, जब लोहे को जिंक से लेपित करते हैं, जस्ता की परत चढ़ा देते हैं लोहे पे, तो उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण बोलिए, या तो फिर उसको जस्तीकरण बोलिए, या यसद लेपन कहे, ठीक है। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इन चारों में ज्यादा क्रियाशील कौन है? ज्यादा जल्दी रिएक्शन कौन करता है? अब देखिए यहाँ पे कॉपर है, Ag है, Hg है, Au है, तो इन चारों में जो है कॉपर ज्यादा है ना, ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट बच्चों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु का होता है भाई C6H12O6, ये ग्लूकोज के एक अणु है। अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ग्लूकोज के 2 अणु हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के एक अणु है। अब इसमें बोला गया ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाई? ऑक्सीजन के 6 परमाणु है ना, ऑक्सीजन के 6 परमाणु, वेरी गुड। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा था? यानी कि आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने बनाना शुरू किया?
आवर्त सारणी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया था भाई? तो मेंडलीव को ही माना जाता है। मेंडलीव ने जो है तत्वों के आवर्त सारणी का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? मेंडलीव को ही माना जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, समस्थानिकों के गुणधर्म में समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो समस्थानिक में क्या होता है? गुणधर्म में गुण समान रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा, उसको बोलेंगे समस्थानिक। गुण समान होगा लेकिन क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 है ना, PbNO3। अब पोटेशियम आयोडाइड की आई है ना, तो अगर इसको मिलाते हैं और इससे रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? तो बनेगा पोटेशियम लेड आयोडाइड बनेगा, ये PbI बनेगा, PbI। और यही Pb जो I है ना, लेड, इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। इसके अलावा और भी कुछ बनेगा, तो लेड आयोडाइड बनेगा, तो ही अवक्षेप बन रहा है। तो ये अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो याद कीजिएगा, पीला पीला कलर होगा इसका, ठीक है, पीला रंग होगा, पीला रंग। ओके, नेक्स्ट बच्चों, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत आसान सवाल। तो हम लोग जो चिप्स खाते हैं, जो भी पॉकेट वाला सामान खाते हैं, तो देखते हैं ना, फाड़ी एकदम मुच मुच करता खाने में, एकदम हार्डनेस उसमें रहता है क्या? तो भाई थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो पूरा एकदम नरम हो जाएगा। उसमें गैस था, कौन गैस था? उसमें था नाइट्रोजन गैस। अगर ऑक्सीजन रहता तो खराब हो जाता, ठीक है ना। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बताइए, आपने पढ़ा 3 ऐसे धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, जिसका नाम कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। इसको पढ़िए, नकली लिखा हो, नकली, NaKli, नकली, सोडियम पोटेशियम लिथियम। अब देखिए ऑप्शन क्या है? लिथियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन इसका ए हो गया। नेक्स्ट है, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार से कौन सा तत्व निकाला जाता है, कौन सा धातु बनता है? तो बनता है Hg। देखिए Hg लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी कभी रहेगा पारा, समझिएगा, पारा है, या इसको बोलेंगे मरकरी, पारा बोलिए या तो क्या बोलिए? मरकरी बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ये ह्रास होगा, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो आपने पढ़ा ना, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा, अगर ऑक्सीजन त्यागेगा तो उसको बोलेंगे क्या? अपचयन अभिक्रिया। और अगर योग होगा, तो अगर ऑक्सीजन का योग होगा तो बोलेंगे क्या? उपचयन अभिक्रिया। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया कहलाती है। बताइए, अगर एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमा दें तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते बच्चों एनोडीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? एनोडीकरण। ऐसे क्यों करते हैं? ताकि एल्यूमिनियम मजबूत हो जाए और वो जंग रोधी हो जाए, मतलब जंग उसमें ना लगे, ठीक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? देखिए, ऑक्सीकारक कहते हैं किसको? जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो कौन ऑक्सीकारक जो है यहाँ पे नहीं लिखेगा, ठीक है ना, कौन ऑक्सीकारक नहीं है, नहीं, ठीक है, कौन ऑक्सीकारक है? तो देखिए, सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता। सोडियम अक्सर जो है ना वो जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकारक में यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये सब जो सोडियम H2S ये हो गया अवकारक, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया ऑक्सीकारक। इसके अलावा और भी है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, बहुत सा एग्जाम्पल आता है ऑक्सीकारक का, ठीक है ना। ये सब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ऑक्सीजन को अपने में और खींचता है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे जल्दी रिएक्शन करता है? कार्बनिक यौगिक बताना है। ये क्या है? मीथेन है। ये क्या है? एथेन है ना, 3 दूना 6 2 8। ये क्या? अच्छा, 3 दूना 6 है ना, ये प्रोपीन है ना जी, प्रोपीन है। और 3 दूना 6 2 8 ये प्रोपेन है। नाम याद है ना? IUPAC नाम आपको याद होना चाहिए बच्चों। CH4 तो 1 दूना 2 2 4 कितना हो जाएगा? मीथेन है, ये तो सबको याद होगा, मीथेन। ये 2 दूना 4 ये क्या हो जाएगा? एथीन। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? एथीन होता है। एथीन को बोलते हैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील वाला यौगिक, कार्बनिक यौगिक। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। जैसे कोई भी कोश है, ऑर्बिट बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n², ये स्क्वायर है, ठीक है ना,
2n², यस ओके, 2n² इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई मिथाइल ईथर का आयुपेशी नाम क्या है? पढ़े होंगे अगर केमिस्ट्री का कार्बन उसके यौगिक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, यह मैंने आपको पढ़ाया था, डाई मिथाइल ईथर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और यहाँ O जोड़ दिए ईथर के लिए। तो यहाँ पे देखो मीथेन है ना, देखो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन, याद होगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी ईथेन, ऐसे आपको बताया गया था। तो थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन थोड़ा समझिएगा तो हो जाएगा वाकई। चलिए मेंडल होगा, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? बताइए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के कितने गुणों पे कार्य किया था? मटर के पौधों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और आनुवांशिकता का नियम बताया था। तो मटर के 7 गुणों पे इन्होंने कार्य किया था। ऑक्सिन क्या बच्चों? ऑक्सिन एक हार्मोन है, एक वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है। तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, पौधों में पाया जाता है, जो पौधों को क्या करता है? वृद्धि करता है, ठीक है ना। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, ऊष्माशोषी या उपचयन या ऊष्माक्षेपी? तो श्वसन बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब भी हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलता है ना, हीट निकलता है, तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल आपको याद होगा, इसका मैंने बताया था मेथेनोइक अम्ल। इसका जो सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसको बोलते हैं लाल चींटी के जो डंक में होता है, यही है मेथेनोइक अम्ल। ओके, नेक्स्ट है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? धोबिया सोडा जिसको बोलते हैं वाशिंग सोडा है ना, इसका क्या होता है फॉर्मूला? Na2CO3 × 10H2 है ना, यही है ना, सोडियम कार्बोनेट 10 भाग पानी, ये होता है धोबिया सोडा। नेक्स्ट बच्चों He यानी कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के बाहरी में, तो भाई हीलियम का परमाणु संख्या तो 2 ही है ना जी, और पहले ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहना है, तो इसके बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ही है इसमें, बाहर बोलिए अंदर बोलिए सब 2 ही है ना, इसमें आगे कुछ है ही नहीं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अगर जल में भस्म को घोल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे, क्षारक नहीं, क्षार। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल किसको बोलते हैं? जो टमाटर में पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में जो खट्टापन है ना, वो ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से है। ऐसे आपने पढ़ा होगा संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? जल्दी गल जाता है। अब जल्दी कौन गलेगा? सोडियम देखिए ना कितना मुलायम है, चाकू से काट सकते हैं, तो जाहिर सी बात है सोडियम मुलायम भी है, तो इसको हम गलाएंगे तो जल्दी ही ये गल जाएगा, ठीक है, तो सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मैंने 2 अभिक्रिया एक ही साथ जब हो रहा, उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन आ रहा और ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन जा रहा, तो जिस अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा और अपचयन भी हो रहा, अगर दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा बच्चों तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? मतलब एक ऐसा धातु का नाम बताइए जिसको अगर जलाते हैं, दहन मतलब क्या होता है? जलाना, अगर उसको जलाते हैं तो चमकदार श्वेत ज्वाला निकलता है, चमकदार ज्वाला निकलता है, उस धातु का नाम क्या है ना। सवाल को हल्का सा घुमाया गया है, उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम फीता को जब जलाते हैं तो कैसा लौ निकलता है? चमकदार उजला, चमकदार श्वेत, उजला वही ना श्वेत हुआ। चलिए नेक्स्ट, कर्म कुंचन गति कहाँ पाई जाती है भाई? तो पता है हमारे आहार नाल में एक अंग है जिसको कहते हैं ग्रास नली। कहाँ गया जी? आहार नली। तो यहाँ पे देखिए मांसपेशियों दिया हुआ है, हृदय, तो अब यही को टिक करेंगे, आहार नली जिसमें भोजन जाता है, ठीक है, आहार नाल, ग्रास नली बोल सकते हैं इसको आप, तो इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा रहता है? टैनिन कहाँ जमा रहता है? वृक्ष छाल में, पुराने फ्लोएम में, पुराने जाइलम में या जड़ों में? बताइए टैनिन कहाँ जमा रहते हैं? रेजिन और गोंद, ये 2 ठो जो है पुराने जाइलम में होता है, रेजिन और गोंद, ये आप याद कीजिएगा, रेजिन और गोंद ये कहाँ होता है?
पुराने जाइलम में होता है। लेकिन टैनिन होता है वृक्ष के छाल में। कहाँ होता है? वृक्ष के छाल में होता है ये टैनिन, जो कि पौधों का क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है। और अगर बोलेगा रेजिन और गोंद कहाँ होता है, तो बोलेंगे पुराने जाइलम में। रेजिन और गोंद अलग है ये। ठीक है। हालांकि ये टैनिन है, रेजिन, ये गोंद, ये सब अपशिष्ट पदार्थ है पौधों का। हृदय का पेस मेकर कहते हैं, किसको कहते हैं पेसमेकर? SA नोड को कहते हैं, हिस का बंडल या AB नोड या पुरकिंजे तंतु। तो SA नोड है ना भाई, SA नोड इसको बोलते हैं हृदय का पेस मेकर। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है? अगर एक नॉर्मल आदमी है, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, तो उसकी हृदय की धड़कन प्रति सेकंड कितना धड़क रहा होगा बताइए? पर सेकंड में कितना धड़क रहा होगा? तो उसका हृदय ऐसे आपने पढ़ा होगा, एक मिनट में, पर सेकंड नहीं, 1 मिनट में 72 तो आपने पढ़ा है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन अगर देखा जाए तो 70 से 80 के बीच इस ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, 70 से 80 के बीच प्रति मिनट, किसी की 72, किसी की 73 भी होगा। रक्तचाप नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित कौन करता है भाई बताइए? ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है एड्रिनल द्वारा, है ना। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? जो पेड़ पौधों जो पत्तियां मुरझा जाती है ना, तो ये कौन हार्मोन है इसके जिम्मेदार है? और वो हार्मोन का नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? गैसों में जो आदान प्रदान होता है ये कहाँ से होता है भाई? तो ये होता है रंध्र के द्वारा। कहाँ से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस, सारे बच्चे बताएंगे पित्त रस कहाँ बनता है? देखिए, जहाँ बनेगा वहाँ से स्रावित होगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये पित्त रस जहाँ बनेगा वहीं स्रावित होगा। तो पित्त रस बनता कहाँ भाई? ये बनता यकृत में, तो यकृत से ही निकलेगा। ठीक है। अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक, आपने पढ़ा कवक जीवाणु, ये मरे हुए जीव को खाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। तो ये मृत जीवी कहलाते हैं कवक। समजात अंगों का उदाहरण कौन है भाई? सारे बच्चे बताएंगे समजात अंगों का उदाहरण कौन है? देखिए, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बिल्कुल बनावट एक है, काम अलग अलग लेकिन बनावट एक है। हमारे दांत और हाथी के दांत, बिल्कुल बनावट एक ही है, वही दांत हाथी में भी है, काम अलग अलग है। उसका खाली हाथी के दांत खाली दिखाने का है, हमारा दांत का अलग काम है। आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी ये भी सेम है, तो बोलेंगे, है ना, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, न्यूरॉन में, डेंड्राइट्स में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप पढ़े कि नहीं पढ़े? कि जैसे कोई चीज़ को टच किए तो मैसेज गया पूरा ब्रेन तक, अब फिर ब्रेन से ऑर्डर आया, तो प्रतिवर्ती जो चाप बन रहा वो बनता है मेरुरज्जु में। ठीक है ना, मेरुरज्जु के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है, फिर मस्तिष्क से ऑर्डर मिलता है भाई हाथ हटाओ, गर्म है ना। तो ये इतना प्रोसेस होता है। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में बनता है। नेक्स्ट बच्चों, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अनुशीतलन रक्तदाब सामान्य कितना होता है? तो आपने पढ़ा होगा ना, परकुंचन दाब, परकुंचन बटे अनुशीतलन 120 बटे 80। सवाल बोला कि अनुशीतलन, तो क्या हो जाएगा? 80 mm हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बच्चों, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग उसमें है, मेल फीमेल का दोनों, एक बॉडी एक है और मेल और फीमेल का अंग एक ही में मिला उसी में है। तो वो कौन सा जंतु है? वो देखिए केंचुआ है। ठीक है ना। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी पौधे हैं, जो फूल वाला पौधा है, उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है, या तना द्वारा होता है, या फूलों द्वारा, या कोई नहीं। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है बच्चों फूल के माध्यम से, फूलों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प जिसमें एक अलग अलग लिंग हो, मतलब जैसे कि मेल, जैसे देखते हैं ना हम लोग इंसान में देखते हैं ना, मेल अलग है, फीमेल अलग है, एक लिंगी हम लोग जीव हैं, वैसे फूल भी एक लिंगी होता है, अलग अलग लिंग वाला। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? पपीता। और गुड़हल, सरसों, गुलाब ये द्विलिंगी है, फूल एक ही है, उसी में दोनों लिंग मौजूद है। ठीक है ना। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? गिरिगर जॉन मेंडल ने जब मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया तो बौने पौधे को लिखा दोनों का स्मॉल टी, और जो लंबे लंबे पौधे थे बच्चों
अगर बोलेगा लंबे पौधे तो क्या बोलेंगे, लंबे पौधे रहेगा तो कैपिटल 3 हो जाएगा दोनों, ठीक है। आगे कहते हैं मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है, मस्तिष्क से, पौन से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला से। कहाँ निकलते हैं, मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से, मेडुला ऑब्लिंगेटा से मेरु रज्जु निकलता है, ठीक है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, जो एक कोशिका का शैवाल है, एकदम एक कोशिकीय शैवाल जिसको हम देख नहीं पाते हैं, उसके बॉडी में तो पानी जाएगा और जो खाएगा उसका वेस्ट बाहर भी निकालेगा, तो उसमें कैसे परिवहन कैसे होगा, जल अंदर कैसे जा रहा, उसके पास तो हाथ मुंह नहीं खाने का, तो वो होता है विसरण, एक क्रिया है, उसी के माध्यम से है ना परिवहन होता है। नेक्स्ट बच्चों, मस्तिष्क उत्तरदायी, हमारा ब्रेन क्या करता है भाई, तो देखिए सोचने के लिए जितना कुछ हम सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, सब दिमाग के कारण। हृदय स्पंदन, हमारे दिल की जो धड़कते हैं धक 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 धक, ये भी मस्तिष्क कंट्रोल करता है। शारीरिक संतुलन, हमारा बैलेंस में जो हमारा शरीर है, हमको मारना है किसी को तो मेरा हाथ ऐसे हो जा रहा, इसका मतलब बैलेंस के साथ। किसी का दिमाग काम नहीं करेगा ना तो ऐसे भी नहीं कर पाता वो, है ना। हमको पानी पीना है तो उठाते गिलास, आंख बंद करके भी हम पानी पी सकते हैं कि नहीं। अगर हमारे गिलास में एक गिलास, अगर हाथ मान ले एक हाथ में मेरा गिलास रहे और मेरा आंख बंद रहे तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ कि नहीं, तो ये क्या गिलास कहाँ यहाँ ले चल जाएंगे क्या, ऐसे हमें हमेशा गिलास यहीं पे ले जाएंगे मुंह के पास। ये ब्रेन जो है हाथ को कंट्रोल कर रहा है, आंख बंद है लेकिन ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि भाई तुम्हारा मुंह यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यही अगर दिमाग खराब, दिमाग का गड़बड़ हुआ, ब्रेन खराब हुआ तो पानी ले जाना है कि यहाँ, तो ले जाओगे यहाँ, ले जाओगे यहाँ पे। वो आपने वीडियो नहीं देखा, चाचा वाला था, रिक्शा पे चढ़ा, अंधा बन के आया, चाचा मुझे पहुँच जाना है, तो चाचा थोड़ा समझदार अंधा होगा, चलो बैठाते हैं, तो बैठा रहा तो ऊपर चढ़ जा रहा, रिक्शे के ऊपर चढ़ जा रहा, अरे नीचे आओ नीचे आओ नीचे, तो बैठाइए ना चाचा, आपको बैठा नहीं रहे हैं, खाली हमको जाना है। तो फिर अच्छा ठीक बैठो बैठो, बैठा रहा तो फिर अभी ऊपर चढ़ जा रहा, ठीक है तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मस्तिष्क बोला जाए तो सभी काम करता है। ओके, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज में, अच्छा वही सूत्र हो गया ना, कार्बन के 6 अणु होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन आया, जल्दी कमेंट करें फटाफट, 80 में आप लोग कितना कमेंट कितना सही बनाए, एकदम ईमानदारी से।